वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025। पूरा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का पेपर हुआ था, उसके अंदर यहाँ पर जो जीके का पेपर आया था उसको हम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर सवाल पूछे गए थे और उनको यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पर उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। और साथ साथ यहाँ पर आगे आने वाले यहाँ पर एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या एसएससी सीएचएसएल हो गया, और यहाँ पर एसएससी एमटीएस जो मेनली हम यहाँ पर जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम यहाँ पर ये वीडियोस बना रहे हैं मेनली। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो आए हैं सवाल उनका यहाँ पर क्या एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि अराउंड यहाँ पर 70% यहाँ पर जो पेपर था वो यहाँ पर एक बार रिपीट हो गया था। तो उससे आपको यहाँ पर एक करंट सिनेरियो तो पता चलता ही है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके से वो घुमाकर पूछ लें यहाँ पर वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में ऑलरेडी पता हों। तो आगे आने वाले यहाँ पर जो भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर पूरा थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि आप यहाँ पर कोई भी सवाल वहाँ पर मिस आउट ना कर दो। अब देखते हैं, हम यहाँ पर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये वाला सवाल पूछा गया है आप लोगों से हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर पूछा गया है? हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर। और मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ, जो भी हमें फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर अभी तक इतने पार्ट्स देख लिए हैं, कि हैप्पीनेस इंडेक्स और यहाँ पर एचडीआई, यहाँ से सवाल आए हैं काफ़ी सारे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज अ मेजर डिफिकल्टी इन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस फॉर द हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर यहाँ पर कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पर डेटा जब कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी मेजर डिफिकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी इन ऑप्शंस में से, है ना। जब हम यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम ये हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पर हम निकाल उसको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो हमें क्या क्या मेजर डिफिकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी, उनमें से एक बताओ ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस वाले ऑप्शन को सही बताया। अब देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा है एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड्स ग्लोबली। अब ये वाली बात यहाँ पर सच है, क्योंकि आप एक बार सोचो कि यार ये डिफरेंट कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, कि हर एक कंट्री के अंदर यहाँ पर आपको पता लगाना पड़ेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो वहां पर जो सर्वे मेथड होगा, है ना, जो यहाँ पर सर्वे मेथड होगा, जो सर्वे करेंगे उसी से तो पता चलेगा कि यार लोग कितने खुश हैं, उसी से तो पता चलेगा, है ना। कॉमन सेंस है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हर एक कंट्री का यहाँ पर जो होगा, है ना, वो यहाँ पर एक अलग तरीके से यहाँ पर एक आपको जो डेटा है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, है ना। हर एक कंट्री का यहाँ पर एक अलग हिसाब होगा। ठीक है, जब हम सर्वे करेंगे तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड ग्लोबली। मतलब यहाँ पर ग्लोबली, यहाँ पर हर एक कंट्री के अंदर यहाँ पर एक यूनिफॉर्म और एक कंसिस्टेंट सर्वे मेथड हो, तभी यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है वो सही से हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर जो मेजर डिफिकल्टी यहाँ पर जो फेस करनी पड़ी वो यही फेस करनी पड़ी। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे ऑप्शंस को। एक दे रखा है यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स इन इकोनॉमिक ट्रीटीज। ये एक रीज़न है क्या हैप्पीनेस इंडेक्स को यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के अंदर, जिसके अंदर दिक्कत आई, तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है? तो देखो, इकोनॉमिक ट्रीटीज़ अलग होती हैं। इकोनॉमिक ट्रीटीज़ होती हैं जहाँ पर हम बात करते हैं, जो रिलेटेड किससे होती है, जो रिलेटेड होती हैं यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट से होती हैं, है ना। जो इनसे रिलेटेड होती हैं वो होती हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रीटीज़। लेकिन यहाँ पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इसके लिए तो आपको ये किससे रिलेटेड है, ये है यहाँ पर सर्वे मेथड से रिलेटेड। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाता है गलत। अब यहाँ पर देखो, अगला ऑप्शन है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मैं आपको एक बात ये भी बोल दूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा कलेक्शन प्रोसेस होते हैं ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर फंडेड होते हैं। ऑलरेडी फंडेड होते हैं, मतलब इनके लिए जो पैसा होता है ऑलरेडी यहाँ पर निकाला जा चुका होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये भी यहाँ पर उस वजह से एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाया। तो एडवर्टाइजिंग का भी इतना लेना देना नहीं है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ऑलरेडी फंडेड होते हैं। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला देखो, रिकॉर्डिंग ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेटली, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये तो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर तो आपको ये देखना होता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कि वेलबींग कैसी है ना, वेलबींग, और यहाँ पर बेसिकली लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसा होता है, तो वो यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देखने से इतना कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, है ना, उसका यहाँ पर कोई बेसिकली इतना कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आई कि यहाँ पर क्यों ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल के अंदर पूछ रखा है आप लोगों से
कि ये बताओ कि यार कौन सा यहाँ पर इन ऑप्शंस के अंदर से क्लासिकल डांस है ना? कौन सा यहाँ पर क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज हुआ है? अब यहाँ पर इसका सही जवाब दे रखा है यहाँ पर भरतनाट्यम, जो कि एकदम सही भी है ना? ये एक तरीके से यहाँ पर तमिलनाडु का यहाँ पर क्लासिकल डांस है। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बाकी के हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गरबा, लावनी, भांगड़ा, ये जो हो गए, ये बेसिकली यहाँ पर नहीं है क्लासिकल डांस, तभी तो ये सही जवाब नहीं हो पाए, है ना? ये तो आपको समझ आ गया कि ये क्लासिकल डांसेस नहीं है। तो ये यहाँ पर कौन से डांसेस है? ये हैं यहाँ पर फोक डांसेस। कौन से डांसेस हुए? ये हो गए यहाँ पर फोक डांसेस। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस में सबसे पहली बात है कि फ़र्क क्या होता है? काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी। वो यहाँ पर पढ़ तो लेते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, ये क्लासिकल डांसेस हैं, है ना? और एक जगह पर है यहाँ पर फोक डांसेस, है ना? अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ, तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो क्लासिकल डांसेस यहाँ पर जो होते हैं ना, उनकी यहाँ पर थोड़ी लंबी हिस्ट्री होती है। उनकी क्या होती है? थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री होती है और बेसिकली वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं, है ना? उनके थोड़े प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे उनके क्लासिकल रूल्स हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? तो ये वाली बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अब यही मान लो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जो फोक डांसेस होते हैं, फोक डांसेस में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, वो यहाँ पर इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है ना? वो यहाँ पर इसको परफॉर्म करती है ना? किसी एक रीजन के अंदर, है ना? तो वो बेसिकली यहाँ पर हो जाते हैं फोक डांसेस, है ना? जो यहाँ पर इनको परफॉर्म करती हैं वो होती हैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़। और वो यहाँ पर किस लिए करते हैं कि वो यहाँ पर कई बार क्या करते हैं कि कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, है ना? कोई फेस्टिवल हो गया, या एक तरीके से मानकर चलो कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कोई सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? या कोई एक स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो एक रीज़न होता है ना? तो इस तरीके से इन दोनों में ये फ़र्क होता है, और ये बेसिकली यहाँ पर जैसे ये क्लासिकल रूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होते हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पर कोई भी कुछ ख़ास एक रूल अप्लाई नहीं होता है, कोई बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? फ़ोक डांसेस के ऊपर। तो ये आपको देखने को मिलता है। अब देखो आपको ये समझ आ गया कि भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है ना? ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि यही पूछा गया है ना? सवाल के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दो कि भरतनाट्यम है यहाँ पर तमिलनाडु का। वैसे ही अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ ले कि गरबा बताओ कहाँ का है? तो गरबा अगर मान लो मैं आपको नहीं भी बोलूँ ना, तो भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि गरबा यहाँ पर कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है? पता होगा, है ना? फेमस है। अब देखो गुजरात का तो आपको यहाँ पर समझ आ गया। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ लावनी। लावनी का भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा, है ना? कि ये कहाँ का है? ये इतना मुश्किल नहीं है। भांगड़ा का तो देखो सबको पता है ना? अब लावनी का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लावनी है यहाँ पर महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और यही मान लो अगर ये आगे आने वाले एग्जाम से आप लोगों से पूछ ले कि भांगड़ा का बताओ, तो भांगड़ा का है यहाँ पे पंजाब, है ना? पंजाब आप सबको पता है कि पंजाब के अंदर ही यहाँ पर बेसिकली जो भांगड़ा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो क्लासिकल डांसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर कौन सा क्लासिकल डांस यहाँ पर किस स्टेट का है ना? वो यहाँ पर देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु, अभी हमने यहाँ पर बात करी थी, है ना? अब यहाँ पर देखो कथकली, कथकली है यहाँ पर केरला का। कुचिपुड़ी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। ओडिसी याद करना आसान है, ओडिशा का है ना? इसको आप आराम से गो थ्रू करना क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं, इवन तो इजी सवाल है, ऐसे कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। कथक है यहाँ पर यूपी का। मोहिनी आटम है यहाँ पर केरला का। ठीक है, और कथकली और यहाँ पर मोहिनी आटम, ये आप देख लो, ये दोनों के दोनों केरला यहाँ पर दे रखे हैं। कथक हो गया यहाँ पर यूपी का, सत्रिया हो गया आसाम का, और यहाँ पर मणिपुरी हो गया मणिपुर का। तो बेसिकली ये दोनों तो याद करने के लिए आसान है, इनको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं है। और ये दोनों तो यहाँ पर देखो केरला के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भरतनाट्यम बचा जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया यहाँ पर आसाम का है, और कथक यहाँ पर यूपी का है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब अगले सवाल में दे रखा है, पूछा है आप लोगों से कि ये बताओ कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्कफोर्स होती है, मतलब जो काम करने वाली आबादी होती है, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है, मतलब वो एक तरीके से यहाँ पर खेती बाड़ी के अंदर एंगेज्ड है। ऐसा यहाँ पर कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम आबादी यहाँ पर वर्कफोर्स के अंदर एंगेज्ड है? अब बताओ कौन सा यहाँ पर इसका सही जवाब? तो वो हो गया यहाँ पर यूपी। अब यूपी के बारे में वो लोग आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि आप लोग ये बताओ
कि बताओ यहाँ पर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट यहाँ पर कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला। तो उसका जवाब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जवाब भी हो जाएगा यहाँ पर यूपी। ठीक है, तो ये लोग आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं, है ना। और बेसिकली यहाँ पर यूपी के अंदर ही जो मैक्सिमम यहाँ पर जो आबादी है वो यहाँ पर किसके अंदर एंगेज्ड है, वो खेती बाड़ी के अंदर एंगेज्ड है। तो इस वाली चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने एक और सवाल पूछ लिया है आप लोगों से हैप्पीनेस रिपोर्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर हम देख कर आया था कि हैप्पीनेस रिपोर्ट के ऊपर इन लोगों ने अभी जस्ट पीछे सवाल पूछा है और इन लोगों ने वापस पूछ लिया आप लोगों से। तो देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिन्होंने भी हमारे पिछले पार्ट्स देखे हैं यहाँ पर इस एमसीक्यू सीरीज के, तो उनको पता है कि यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एचडीआई भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी सवाल यहाँ पर एचडीआई से भी आए थे। अब देखो यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर इन लोगों ने बोला है कि की वेरिएबल्स बताओ जिनकी वजह से यहाँ पर हैप्पीनेस लेवल जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, है ना। वो यहाँ पर कौन से की वेरिएबल्स है, कितने हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पर पूछ लिया है हाउ मैनी। तो वो तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 6, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो बेसिकली ये यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यहाँ पर हैप्पीनेस के। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर ये 6 के 6 यहाँ पर पूछे भी जा सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि वो यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट के पीछे पड़ गए हैं, है ना। एसडीआई के भी पीछे पड़ गए थे, ब्रिक्स के भी पीछे पड़ गए थे, है ना। ऐसे काफी सारे टॉपिक्स थे जिनके वो पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये लोग आप लोगों से फिर से पूछ सकते हैं, है ना। तो एक तो है यहाँ पर परसेप्शन ऑफ करप्शन। क्या है परसेप्शन ऑफ करप्शन की, करप्शन के ऊपर भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके बेसिस पर ये बता पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर कितने खुश हैं, है ना, कि यहाँ पर कितना करप्शन यहाँ पर कम है ना हमारी कंट्री के अंदर। तो सारे के सारे यहाँ पर उस बेसिस पर भी इन लोगों ने देखे थे। अब यहाँ पर देखो जनरसिटी के ऊपर भी है एक, यहाँ पर कितने लोग जनरस है। फिर यहाँ पर फ्रीडम यहाँ पर लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा अपनी लाइफ चॉइसेस यहाँ पर करने के अंदर। अब यहाँ पर एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी एक फैक्टर हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखो एक हो जाता है यहाँ पर सोशल सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है लोगों को, उससे भी वो डिटरमाइन करते हैं उनकी हैप्पीनेस। और एक हो जाता है यहाँ पर वेल्थ पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा, है ना। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 6 के 6 हैं, तो आप इनको यहाँ पर याद कैसे करोगे। आप इनको याद करोगे इस तरीके से कि जैसे मान लो मैं आपको एक बोल दूं, एक वर्डिंग्स दे दूं याद करने के लिए कि गुड स्टूडेंट्स हैव फन गोइंग प्लेसेस। मान लो मैंने आपको एक लाइन बोल दी, है ना। तो यहाँ पर जी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा ये याद करने का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। अभी ये पीछे पड़ चुके हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट के, है ना। इतने सारे सवाल पूछे हैं स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर कि आपके सीजीएल एमटीएस के अंदर भी आ सकते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर सोशल सपोर्ट, है ना। अभी हमने यहाँ पर बात करी थी सोशल सपोर्ट। तो इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, गुड स्टूडेंट्स हैव फन गोइंग प्लेसेस। ठीक है, ये आपको याद करना है। जैसे ही यहाँ पर हैप्पीनेस की बात आ जाए और यहाँ पर फन भी आ रहा है तो आपको याद आ जाएगा कि हैप्पीनेस रिपोर्ट का ही है ना। इस तरीके से आपको ये याद भी रहेगा। अब यहाँ पर देखो एच से हो जाएगा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या हो जाएगा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। अब यहां पर देखो एफ से हो जाएगा, एफ से क्या आएगा आपका, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। ठीक है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये लोग आप लोगों से पूछ लेंगे ऑप्शन के अंदर, तब आप वहां पर क्या करोगे। जी से हो जाएगा यहाँ पर जनरसिटी। और यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये बताओ पी से क्या होगा, तो पी से यहाँ पर आखिरी बचा हुआ हो जाएगा परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा परसेप्शन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में कुछ और चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया है, गुड स्टूडेंट्स हैव फन गोइंग प्लेसेस, है ना। ये वाली चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये इनके क्या हो जाएंगे, 6 की वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना। ये ट्रिक है यहाँ पर याद करने की। अब मान लो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों से ये पूछ लें
कि बताओ इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है ना, इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर। इंडिया की रैंक 2025 के अंदर यहाँ पर क्या है। अब आप बताओ इसका क्या सही जवाब होगा। इसका जवाब है यहाँ पर 118 यहाँ पर हमारी रैंक है 2025 के अंदर। यहीं अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 2024 के अंदर, तो यहाँ पर क्या रैंकिंग है हमारी 2024 के अंदर, वो भी आ सकती है। तो वो यहाँ पर है 126। अब मान लो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट रैंक यहाँ पर किसकी आती है। फर्स्ट रैंक है ना। अब मैं एक बात आपको बता दूं, इसको याद करना इजी भी है। इसका यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर फिनलैंड। क्या है यहाँ पर इसका सही जवाब, फिनलैंड। और ये बहुत सालों से यहाँ पर ये नंबर 1 पे है। ठीक है, बहुत सालों से, ये मानकर चलो 3-4 साल से ये फिनलैंड नंबर 1 पे चल रहा है। और इसके यहाँ पर नाम के अंदर क्या आता है, फिन आता है, मतलब इसको फन की तरह याद कर सकते हो। तो जिसके अंदर फन आता है तो वो यहाँ पर हैप्पी तो होगा ही ना। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि फर्स्ट रैंक पर हमेशा फिनलैंड रहा है, हमेशा। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 118। और 2024 के अंदर क्या थी, 126। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछ लिया गया है गुड फ्राइडे के ऊपर सवाल। किसके ऊपर पूछा है, गुड फ्राइडे। तो यहाँ पर एक है असर्शन दे रखा है और एक दे रखा है यहाँ पर रीजन। अब इस तरीके से भी इन लोगों ने सवाल पूछे थे, तो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स आपने देखा है कि ये लोग कैसे पूछ लेते हैं। ब्रिक्स के ऊपर पूछ लिया था, फिर से यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर तो देखने को मिला ही हर शिफ्ट के अंदर, फिर आपको स्टैनो में भी देखने को मिल गए। वैसे ही आपको यहाँ पर बिमस्टैक भी देखने को मिला, वैसे ही आपको यहाँ पर ये अभी HDI ह्यूमन मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी थी वो आपको देखने को मिल ही जा रही थी, है ना। कुछ भी उसके अंदर नया नहीं था, है ना। जो वहाँ पर टॉपिक थे वो यहाँ पर आपको स्टैनो में भी देखने को मिले। अब यहाँ पर देखो गुड फ्राइडे यहाँ पर जो है उसके बारे में पूछा है। तो गुड फ्राइडे के बारे में एक यहाँ पर रिसर्शन दे रखा है कि ये बताओ कि यहाँ पर जो गुड फ्राइडे है वो यहाँ पर एक तरीके से एक पॉजिटिव टर्म है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है क्रिश्चियंस के बीच में। क्रिश्चियन स्कॉलर्स हो गए या ट्रेडिशंस हो गए उनके बीच में, जो कि सही बात है ना। आप यहाँ फोटो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर है जीसस क्राइस्ट और यहाँ पर दे रखा है गुड फ्राइडे के बारे में, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स या ट्रेडिशन, मतलब यहाँ पर इनका जो धर्म होता है वो यहाँ पर जीसस के अंदर ही मानते हैं। तो यहाँ पर सबको पता है ना, क्रिश्चियंस किसके अंदर मानते हैं, जीसस क्राइस्ट के अंदर मानते हैं। हर कोई जानता है ये। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स और ट्रेडिशन के अंदर ये वाला यहाँ पर टर्म एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, तभी यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पर गुड फ्राइडे, है ना। इवन दो ये पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, और लेकिन हुआ क्या था, है ना, इस वाले के अंदर, इस वाले क्यों यहाँ पर इसको देखा जाता है पॉजिटिव तरीके से, है ना। बेसिकली यहाँ पर जो गुड फ्राइडे है ना वो यहाँ पर मार्क करता है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ऐसे आपको दिख रहे हैं ना, तो उसी तरीके से वो क्रूसिफाई हुए थे, है ना। और इसी को ये मार्क करता है बेसिकली यहाँ पर ये वाला दिन, गुड फ्राइडे। अब उसको ये लोग यहाँ पर क्यों यहाँ पर गुड बोलते हैं, उसको यहाँ पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक तरीके से पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग देता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जीसस की सैक्रिफाइशियल डेथ का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीसस ने यहाँ पर जो सिंस थे वो यहाँ पर अपने ऊपर यहाँ पर ले लिए, है ना। और वो यहाँ पर उनका यहाँ पर क्रूसिफिकेशन यहाँ पर उनका हुआ, और उसके बेसिस पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसको यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, तभी यहाँ पर इसको बोला जाता है गुड फ्राइडे, है ना। तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो एक तरीके से यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए, यहाँ पर असर्शन का। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर एकदम सही जवाब मुझे तो लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक ऑप्शन दे रखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है ना। इन लोगों ने दे जरूर रखा है, लेकिन इसके ऊपर ये लोग चैलेंज कर सकते थे, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है असर्शन का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर चैलेंज करना बनता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला सवाल यहाँ पर आ गया है आपका सेंसस से। मैं बोलता हूँ सेंसस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं ये लोग सवाल, है ना, छोड़ते नहीं है सेंसस को। और सेंसस से यहाँ पर हमने पिछले पार्ट्स के अंदर भी देखा था, काफ़ी सारे सवाल आए थे। अब यहाँ पर देखो क्या आया है कि यहाँ पर बताओ कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बतानी है, क्योंकि वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे किसकी है, वैसे तो यहाँ पर बिहार की है ना। बिहार की है अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेट की। अगर ये मान लो पूछ लेता है यहाँ पर किस स्टेट की है, तो आपको लगाना है बिहार, है ना। और अगर मान लो ये कह रहा है यूनियन टेरिटरी, तो आप यहाँ पर टेबल के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर कौन है यहाँ पर पहले नंबर पे यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो है यहाँ पर दिल्ली।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, है ना। ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी इस टेबल को देखते हुए, है ना। अब यहाँ पर देखो दिल्ली एक तरीके से यहाँ पर यूनियन टेरिटरी तो है ही, जिसकी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर सबसे पहले है, और यहाँ पर ये देख सकते हो पहले नंबर पे ही रैंक कर रही है। कितनी है यहाँ पर इसकी 11320 पूछी जा सकती है क्योंकि पहले नंबर पे है। बिहार की यहाँ पर कितनी है 1106, लेकिन ये एक स्टेट है, इस वजह से ये स्टेट के अंदर ये पहले नंबर पे आता है। मान लो ये बोल दें यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नहीं दे, मान लो ये बोल दें यहाँ पर ये बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे यहाँ पर बिहार। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे बिहार, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली के बाद आ रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आ रहा है पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर स्टेट कौन सा दिख रहा है, बिहार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बिहार पहला फर्स्ट नंबर पे आता है इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर पूछ लिया आप लोगों से यूनियन टेरिटरी, इसलिए आपको लगाना है दिल्ली। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो मान लो ये लोग आप लोगों से पूछें, बिहार का तो आपको समझ आ गया कि यार हाईएस्ट, मैं आपको लिख भी देता हूं ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा इजी हो, कि हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट, है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा हो गया, वो हो गया यहाँ पे बिहार। कौन सा हो गया, बिहार। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और भी चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ भाई कि लोएस्ट डेंसिटी स्टेट यहाँ पर कौन सा होगा। लोएस्ट डेंसिटी स्टेट पूछे तो आप वहां पर क्या लगाओगे, तो आप वहां पर लगाओगे अरुणाचल प्रदेश, है ना। क्या लगाओगे, अरुणाचल प्रदेश। अब यही मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें इसके बाद कि हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी का बताओ कि यहाँ पर उसकी हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर किस यूनियन टेरिटरी की है, तो आपको पता है क्या जवाब है उसका, दिल्ली, है ना। तो इसको भी लिख देते हैं एक बार के लिए, आपको थोड़ा यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो यहाँ पर कौन सी हो गई, वो हो गई यहाँ पर दिल्ली। अब यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ यार लोएस्ट बताओ यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर किस यूनियन टेरिटरी की है ना, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, तो आपको लगाना है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। यूनियन टेरिटरी के अंदर हाईएस्ट पता चल गया, लोएस्ट पता चल गया, स्टेट के अंदर हाईएस्ट पता चल गया और लोएस्ट पता चल गया। अब यहाँ पर ये कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं अगले यहाँ पर सवाल की तरफ, और आपके सामने है कि ये वाला सवाल किसके ऊपर है, बिमस्टेक के ऊपर है। आपके सामने आ चुका है कि ये वाला यहाँ पर सवाल किसके ऊपर है, बिमस्टेक के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, मैंने इसकी भी बात करी थी कि यार ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे थे। वैसे ही यहाँ पर बिमस्टेक हो गया, आपके सामने है, सवाल आ चुका है ना। वैसे ही यहाँ पर सार्क हो गया। ठीक है, तो ये सारी सारी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, इनसे यहाँ पर सवाल पूछे गए थे, और यही आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पूछा गया है आप लोगों से, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये बताओ कि प्राइमरी गोल क्या है यहाँ पर बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया का। इस वाली बात के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा है कि बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर यहाँ पर क्या इसका प्राइमरी गोल है ना। यहाँ पर सिर्फ बिमस्टेक का गोल नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि भाई बताओ फ्री ट्रेड एरिया का यहाँ पर क्या एक मेजर यहाँ पर गोल है, प्राइमरी गोल यहाँ पर क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बात हो रही है बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया की, एफटीए की, तो यहाँ पर ये ट्रेड को ही तो प्रमोट करेगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ऐसे सवालों को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन कटिंग के थ्रू। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया जो है उसका यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या हो सकता है, ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, अब ट्रेड को कोई कैसे प्रमोट करेगा, ऐसे ही तो करेगा कि यहाँ पर जो भी बैरियर्स हैं ट्रेड के अंदर उनको वो रिड्यूस कर दे। जैसे अभी यहाँ पर यूएसए है, यूएसए क्या कर रहा है, वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, तो अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो हमारे यहाँ पर जो भी सामान है जब वो यूएसए के अंदर जाएंगे तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम कपड़ा बेच रहे हैं, हम यूएसए के वहां पर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे प्राइसेस बढ़ गए तो यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री का यहाँ पर जो कपड़ा है वो ले लेगा, है ना, और हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर उन्हीं ट्रेड बैरियर्स को यहाँ पर कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ट्रेड के बैरियर्स को कम करने के लिए ये यहाँ पर एक प्राइमरी मोटिव होगा फ्री ट्रेड एरिया के अंदर, है ना, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन भी उन्हें मिलेगा, मतलब अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो होती है वो यहाँ पर इसके अंदर सहयोग होता है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ
कि दूसरे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। तो दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं टू एस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी अमंग बिम्स्टेक नेशंस, है ना। तो यहाँ पर ये तो देखो ऐसा गोल है जो कि अगर हम बात करें, जैसे हम ब्रिक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो डी डॉलराइज करना चाह रहे हैं, है ना। उनका यहाँ पर एक मेजर एम ये है, तो यहाँ पर हो सकता है वो एक उनका मेजर एम हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये कोई भी मेन कोई गोल नहीं है बिम्स्टेक नेशंस का, ठीक है, कि यहाँ पर वो कोई कॉमन करेंसी लाना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ, अगला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर टू रेगुलेट ट्रेड पॉलिसीज ग्लोबली। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबली। मान लिया कि यहाँ पर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये जो बिम्स्टेक है ये बेसिकली यहाँ पर ये जो ये 7 कंट्री से यहाँ पर जो मिलकर बना है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यहाँ पर, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक तरीके से WTO नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को देखेगी, है ना। बिम्स्टेक जो है वो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो WTO होती है हमारी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो देखती है यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को। उसका काम है यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को देखना, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ग्लोबल ट्रेड, वो यहाँ पर कौन देखती है, वो देखती है WTO। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्लोबली आ गया ना, इसकी वजह से ये वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखो टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ये कोई प्राइमरी गोल नहीं है कि हम यहाँ पर कल्चर की यहाँ पर जो बात है वो हम यहाँ पर देखें कि यार कल्चर जो है वो यहाँ पर एक दूसरे का कैसा है, वो हमारे यहाँ पर प्राइमरी गोल नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एरिया की। तो यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर इसका प्राइमरी गोल हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि जैसे मान लो बिम्स्टेक है, ठीक है, तो बिम्स्टेक यहाँ पर कब फाउंड हुआ था, है ना। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की, तो ये यहाँ पर कब फाउंड हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। ये 1997 के अंदर यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं इसके यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। हेडक्वार्टर से यहाँ पर सवाल आ सकता है, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है यहाँ पर ढाका, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। और यहाँ पर अगर मान लो 7 कंट्रीज पूछ ली जाए कि यहाँ पर इनमें कौन सी यहाँ पर कंट्रीज हैं, कौन से इसके मेंबर्स हैं, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, हमारा प्यारा भारत हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बिम्स्टेक के एक तरीके से यहाँ पर मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ आई। तो ये जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि ये लोग यहाँ पर स्पेस मिशन से यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो इंडियन स्पेस मिशन हैं उनसे। तो यहाँ पर देखो एक सवाल यहाँ पर और आ गया है। इससे पहले वाला यहाँ पर जो वीडियो था जिसके अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको कराकर दिखाया था। तो उसके अंदर भी आप देख सकते थे कि वहाँ पर आदित्य एल1 मिशन और यहाँ पर लूपेक्स मिशन के ऊपर बात करी गई थी। और लूपेक्स मिशन के बारे में भी आपको पता है कि वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया और जक्सा का है, मतलब इंडिया और जापान का यहाँ पर कोलैबोरेशन है उसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर इसी तरीके से सवाल आ रहे हैं, काफी इंडियन स्पेस मिशन को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंडियन स्पेस मिशन है जो जिसके अंदर यहाँ पर 104 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च करी गई है इन अ सिंगल मिशन। एक सिंगल मिशन के अंदर 104 सैटेलाइट्स यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च करी गई हो, ऐसा यहाँ पर कौन सा एक इंडियन स्पेस मिशन है। तो इसका आपको यहाँ पर सही जवाब बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका सही जवाब है यहाँ पर PSLV C-37, ठीक है। इसी के अंदर ही हमने यहाँ पर 104 सैटेलाइट्स यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर लॉन्च करी थी PSLV C-37 के अंदर, और वो यहाँ पर एक सिंगल मिशन के अंदर हमने लॉन्च करी थी। अब यहाँ पर देखो PSLV C-37 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर। आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब अगर मान लो ये बाकी की जो ऑप्शन है इनके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे आपको ये तो पता है कि यहाँ पर चंद्रयान 2 के अंदर ये यहाँ पर किससे रिलेटेड है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम मून के ऊपर लैंडिंग करने की यहाँ पर बात कर रहे थे, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर चंद्रयान 2 को हमने यहाँ पर लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च सबसे पहले कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 2019 के अंदर ही लॉन्च हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पर चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया का यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लूनर मिशन है, दूसरा लूनर मिशन है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना। इससे पहले हम एक अटेम्प्ट कर चुके थे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंडिया का, दिस इज इंडियाज सेकेंड लूनर मिशन। तो ये वाली बात भी आपको यहाँ पर क्लियर होती है ना। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से एक और बात पूछूं कि एक बात ये बताओ कि चंद्रयान 2 जो है इसके अंदर क्या अटेम्प्ट किया था हमने, हमने यहाँ पर और क्या क्या अटेम्प्ट किया था वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या अटेम्प्ट कर रहे थे कि हम एक तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर ले मून के साउथ पोल की तरफ, है ना। ये हमारा यहाँ पर बेसिक सा एक मिशन था। तो हमने इसको यहाँ पर अटेम्प्ट किया था चंद्रयान 2 के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर GSLV MK3। अब इसके बारे में पूछ ले तब आप यहाँ पर क्या करोगे, है ना। बेसिकली ये है क्या, ये एक तरीके से यहाँ पर हैवी लिफ्टर है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक हैवी इंडियन लॉन्च व्हीकल यहाँ पर जो होते हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये है हैवीएस्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल, है ना। पूछ ले तो आपको वहां पर लगाकर आना है। अब यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर चंद्रयान 2 के अंदर भी यूज हुआ है और यहाँ पर ये गगनयान के अंदर जो मिशन है उसके अंदर भी यहाँ पर यूज हुआ है। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ ले कि ये बताओ एस्ट्रोसैट जो है ये यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली, अब आपको लगेगा क्या ये कोई यहाँ पर मिशन है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है क्या, ये एक तरीके से यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है ना। इंडिया की ये पहली इंडिया की ये पहली एक तरीके से यहाँ पर मल्टी वेवलेंथ यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर मान लो मैं आपको कहूं कि ये यहां पर कब यहाँ पर ये लॉन्च हुई थी एस्ट्रोसैट, तो यहाँ पर ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से ऐसा भी पूछा गया है कि ये बताओ कि ये जो टर्म है ड्यूस ये यहाँ पर किस पोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि ये बताओ यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर किस पोर्ट से रिलेटेड है। और अगर आपको ध्यान होगा तो TCS के टाइम पर भी इसी तरीके के सवाल आते थे, है ना। एडिक्विटी के पैटर्न पे तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल आ ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर TCS के टाइम पर भी इस तरीके के सवाल आते थे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मान लो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो तो यहाँ पर टेनिस है, वो तो सही है। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे फोटो के अंदर तो यहाँ पर जो टेनिस खेल रहा है और यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर ड्यूस वो भी आपको दिख रहा है ना। तो ड्यूस बेसिकली यहाँ पर होता क्या है आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक जना है और इसके सामने यहाँ पर इसका एक ओपोनेंट है। अगर ये यहाँ पर 40 का यहाँ पर इसका स्कोर है और इसके अपोनेंट का भी यहाँ पर 40 का स्कोर है ना, दोनों का यहाँ पर क्या है 40 का स्कोर है। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर क्या चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट चाहिए, लगातार यहाँ पर पॉइंट चाहिए 2 जीतने के लिए। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ड्यूस, है ना। टेनिस के टर्म के अंदर ये वाला एक टर्म आता है। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से ये कहे कि ये बताओ कि ये जो लव है ना, लव यहाँ पर जो टेनिस के अंदर यहाँ पर एक टर्म होता है वो यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है, ये भी पूछा जा सकता है। नहीं तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको लगाना है यहाँ पर टेनिस। इसके अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पर 0 स्कोर होता है ना, 0 पॉइंट्स होते हैं, है ना, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं लव। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ पर बाकियों की बात करूं, वैसे ही यहाँ पर दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हुए जाना है हर एक स्पोर्ट को। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे बास्केटबॉल की, तो इसमें यहाँ पर स्लैम डंक एक टर्म होता है जो कि आपको पता होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और सीधा हम यहाँ पर बास्केट कर देते हैं बहुत ही फोर्सफुली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शॉट डाल रहे हैं तो हम यहाँ पर बहुत ही फोर्सफुल तरीके से उसको डालते हैं डायरेक्टली बास्केट के अंदर, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्लैम डंक। तो ये भी ऐसे टर्म्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो थ्रो इन यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ पर किसके अंदर बेसिकली यूज होता है ना। तो वो यहाँ पर फुटबॉल के अंदर यूज होता है जब हम यहाँ पर बॉल को अंदर यहाँ पर थ्रो करते हैं, है ना। जब वो यहाँ पर बाहर चली जाती है मान लो साइड लाइन से और उसके बाद हम यहाँ पर उसको अंदर की तरफ यहाँ पर थ्रो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रो इन। तो बेसिकली यहाँ पर फुटबॉल के अंदर ये वाला टर्म यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये TCS के टाइम पर भी पूछी जाती थी, है ना। इस वाली बात का ध्यान रखना। तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना इस इन सारी चीजों से रिलेटेड कि यहाँ पर जो टर्म्स है टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इससे यहाँ पर लगा रहे हो प्रीवियस ईयर तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि ये एडिक्विटी के अंदर भी आ रहा है। अब अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर स्कीम से यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई है SC ST कम्युनिटीज के लिए जिसके अंदर वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं,
है ना। तो SC/ST कम्युनिटीज़ के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट करने वाली यहाँ पर कौन सी स्कीम है? तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर खुद का यहाँ पर जो बिजनेस है उसका यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनना, है ना, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है अमंग SC/ST कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, आप यहाँ पर देख सकते हो, एन इनिशिएटिव टू एम्पावर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पर ये दे रखा है ना। तो इसके तहत यहाँ पर क्या है कि SC/ST कम्युनिटीज और यहाँ पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको यहाँ पर अपना यहाँ पर जो बिजनेस खड़ा करने के अंदर यहाँ पर जो एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट देगी, और यहाँ पर किसके थ्रू देगी? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि ये बताओ स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पर कब लॉन्च हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? 2016। अगर मान लो ये लोग आप लोगों से ये पूछ लें कि यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? तो आप यहाँ पर लगाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या लगाओगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछें कि भाई ये बताओ कि ये तो हमें समझ आ गया है कि ये SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए है ये वाली स्टैंड अप इंडिया स्कीम, लेकिन अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछते हैं कि भाई ये भी बताओ कि कितने तक का यहाँ पर लोन ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जब सपोर्ट करती है ना गवर्नमेंट, है ना, इन सारी चीज़ों के अंदर, तो कैसे सपोर्ट करेगी? वो आपको क्या थपकी देगी? आकर नहीं देगी, है ना। वो क्या करेगी? वो आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगी। बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर या तो लोन प्रोवाइड करती है या बैरियर्स को थोड़ा कम करती है या थोड़ा प्रमोट करती है, इसी तरीके से ही करती है। मैक्सिमम केसेस में वो क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके अंदर यहाँ पर बैंक कहाँ तक का यहाँ पर लोन देने के लिए यहाँ पर तैयार है ना, वो भी आप यहाँ पर देखो। तो लगभग यहाँ पर जो बैंक के यहाँ पर जो लोन है ना, वो यहाँ पर आपको कहाँ तक यहाँ पर मिल जाते, वो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तो यहाँ पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, ठीक है, इस स्कीम के तहत, है ना। और उसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इनको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर हम ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और तब भी हमने यहाँ पर यही बातें करी थी, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये शायद ये वाला सवाल जो है यहाँ पर रिपीट भी हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है आप लोगों से, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे चल के यहाँ पर ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इनको मैच द फॉलोइंग की तरह यहाँ पर इनको मैच करना था या बताना था कि यहाँ पर इसका यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा, है ना। इस तरीके से आपको बताना था। अब देखो यहाँ पर इनको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या होता है? बहुत ईजी है, ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको समझना है। जैसे मान लो आप यहाँ पर कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, मान लो आपको एक चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। अब उस चीज़ का यहाँ पर जो प्राइस था वो यहाँ पर अचानक से थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, उसका अचानक से यहाँ पर जो दाम है वो बढ़ गया। तो अब क्या होगा? अब हो सकता है कि आप यहाँ पर वो वाली यहाँ पर जो चीज़ है वो डिमांड ना करो, आप बोलोगे कि नहीं यार मैं तो यहाँ पर इसको यहाँ पर शायद ना ही खरीदूं, है ना। तो यहाँ पर इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से, है ना, यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर क्या हो गई? वो यहाँ पर कम हो गई, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिली। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर क्या हो गई? वो कम हो गई, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो है ना, जैसे यहाँ पर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, और यहीं अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो प्राइस है अगर वो कम हो जाता है ना, मान लो अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ पसंद है, उसका यहाँ पर दाम है वो गिर गया, तो आप ये कहोगे अरे यार अब तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, मुझे तो यार ये वाली चीज़ बहुत पसंद है ना, अब यहाँ पर ये सस्ती भी है तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। मतलब अगर मान लो डिमांड अगर बढ़ रही है तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर प्राइस उसके कम हो चुके हैं। और अगर मान लो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा हो चुके हैं तो यहाँ पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो चुकी है ना। तो डिमांड और प्राइस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब ए जो है वो यहाँ पर 2 के साथ जुड़ गया है। अब देखो यहाँ पर है, दूसरे को देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है? ठीक है, इसको भी समझते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने है एक लैंड है, ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से यहाँ पर एक लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक वर्कर है, ये यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। कौन है? ये एक वर्कर है। अब मान लो ये जो वर्कर्स हैं, अगर मान लो मैं इनको बढ़ा दूं, है ना, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मैंने एक वर्कर मैं ले आया हूँ लैंड पे, मान लो ये भी एक ले आया, है ना, ये भी ले आया, तो सारे के सारे वर्कर्स अब काम करने लग गए हैं इस लैंड के ऊपर।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक फिक्स लैंड तो फिक्स है ना, उतना ही है, और उसके ऊपर आप यहाँ पर वर्कर्स पे वर्कर्स आप लाए जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो इनपुट है वो आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एक टाइम के बाद कि यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो है क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग आ गए। अब ये लोग क्या एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। आपने तो ये सोचा था कि यार मैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पर वर्कर्स ला रहा हूँ ताकि ये लोग आउटपुट बढ़ा सके मेरा, है ना, आपने तो ये सोचा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्राउडिंग होने की वजह से, है ना, यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर इतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना आपने इनपुट पे लगा दिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पर इनपुट बढ़ाए जा रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर वर्कर्स आप लाए जा रहे थे, है ना, तो एक टाइम के बाद यहाँ पर ये होगा कि आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना आप यहाँ पर इनपुट लगा रहे थे। मतलब जितने आप यहाँ पर वर्कर्स ले आए, आपको लगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, है ना, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर गिर जाती है क्राउडिंग होने की वजह से, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर देखो, अगला है यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या है यहाँ पर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और यहाँ पर तीसरी स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर मान लो यहाँ पर जो इनपुट है वो अगर हम यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट है ना वो यहाँ पर बेसिकली सेम रेट पे राइज नहीं होता है ना। अगर मान लो यहाँ पर मैंने इनपुट बढ़ाया तो यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट डजंट राइज विद द सेम रेट, है ना, सेम रेट के ऊपर ये राइज नहीं करता है। अब ऐसा यहाँ पर कैसे होता है इसको भी समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमने जो इनपुट है उसको हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे ज़्यादा यहाँ पर हम इनपुट लगाने लग गए। अब क्या होगा, शुरू के अंदर तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यार ये बढ़ रहा है ना। शुरू के अंदर तो आपको लगेगा कि इट राइजेज एट फर्स्ट। जो स्टेज 1 है उसके ऊपर आपको लगेगा ये राइज कर रहा है ना। जो स्टेज दूसरी होगी इसके ऊपर आपको लगेगा कि यार ये राइज तो कर रहा है लेकिन अब ये काफ़ी डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा है ना। राइज एट डिक्रीजिंग रेट, है ना। ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब उतना नहीं बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है ना। और एक टाइम आएगा जब यहाँ पर आपका जो इनपुट होगा, है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से आपको उतना यहाँ पर नहीं देकर जाएगा और यहाँ पर ये डाउन चले जाने लगेगा, यहाँ पर ये वाला ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप इनपुट लगा देते हो ना तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट होता है ना वो यहाँ पर गिरने लग जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो यहाँ पर गिरने लग जाता है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आउटपुट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो शुरू के अंदर आपको बढ़ता हुआ जाएगा लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बाद में ये गिर रहा है। तो यही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो इनिशियली तो यहाँ पर राइज कर रहा है जब हमने यहाँ पर इनपुट लगाया, लेकिन बाद में वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर बाद में फॉल कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर बाद में गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पर डिमांड कम होती है ना। प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये समझ आया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जब आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हो वर्कर जब आप ज़्यादा लगा देते हो किसी यहाँ पर एक लैंड के ऊपर, तो आपको लगता है अब ये लोग यार मैंने ज़्यादा इनपुट लगा दिया है तो मुझे आउटपुट भी उतना मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि उतना ही बढ़े जितना आपने इनपुट लगाया है। तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरी चीज़ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पर जो स्टेजेस होती हैं कि यहाँ पर शुरू के अंदर तो अगर मान लो आपने इनपुट लगा दिया है अच्छा खासा, तो यहाँ पर शुरू के अंदर तो आउटपुट बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा एक बढ़ेगा लेकिन थोड़े डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यार उतना नहीं मिल रहा है जितना आप सोच रहे हो, फिर ये फॉल करेगा जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर काफ़ी आसान है अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हो तो। यहाँ पर ये पूछा है कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1961 के अंदर ताकि है वो प्रमोट कर सके किसको? मैनेजमेंट एजुकेशन को, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोशन की बात हो रही है। मतलब ये जो है मैनेजमेंट एजुकेशन, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब सबको पता है कि यहाँ पर ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट करता है ना, जो मैनेजमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर आपको पता है आईआईएम्स जो होते हैं
उनका यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो वो ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये किसको प्रमोट करेगा? मैनेजमेंट को ही प्रमोट करेगा, मैनेजमेंट एजुकेशन को, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर ये बना है। इसका अगर नाम ही है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि 1961 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था ताकि यहाँ पर हम मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट कर सके। कब हुआ था? 1961 के अंदर। और बाकी आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर भी यहाँ पर जो फैक्ट है वो भी आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो आईआईटी यहाँ पर जो है उसके बारे में अगर ये लोग पूछ लें तब आप यहाँ पर क्या लगा के आओगे? ठीक है, आईआईटी के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर 1951 के अंदर यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ। दूसरी बात यहाँ पर ये सबको पता है कि ये किसके लिए होता है ना, बच्चा बच्चा बता देगा कि ये एक तरीके से यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पर होता ही है ना, और साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर होता है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो ये तो आसान था आईआईटी का बताना। अब ये बताओ कि यूजीसी यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यहाँ पर क्या करती है ना, ये यहाँ पर क्या करती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेटअप कब हुई थी? तो ये सेटअप हुई थी यहाँ पर 1956 के अंदर। और अगर मैं मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये एक तरीके से यहाँ पर करती क्या है ना, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ये क्या करती है? ये मेंटेन करती है जो स्टैंडर्ड होते हैं ना हमारे एजुकेशन के, उनको ये मेंटेन करती है ना। तो ये एक तरीके से इनके ऊपर नज़र रखती है कि यहाँ पर ये जो भी हमारे हायर एजुकेशन के यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर वो एकदम ही स्टैंडर्ड्स को गिरा दें, है ना, ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो यहाँ पर जो ये है इसका जो काम है वो बेसिकली यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके यहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर ये देखती रहे। अब यहाँ पर देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एनपीसी की, है ना, एनपीसी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करती है? एनपीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो एस्टेब्लिश कब हुई? ये हुई यहाँ पर 1958 के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखो इन लोगों ने इसका साल दे रखा है तो हो सकता है ये लोग साल भी पूछ लें, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली बात बता रहा हूँ कि 1958 के अंदर हुई। और बेसिकली यहाँ पर इसका क्या मेजर एम था एनपीसी का? इसका यहाँ पर मेजर एम था कि यार इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाया जाए। ठीक है, इसका यहाँ पर अगर आप नाम भी देखोगे तो यहाँ पर क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यहाँ पर इसका नाम है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर ये किसके लिए था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला यहाँ पर जो सवाल आया है वो यहाँ पर फिर से देखो स्केड्यूल से आया है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर जिन्होंने भी हमारा पिछला एनालिसिस देखा था इस तरीके का, तो उसके अंदर भी यहाँ पर आपको स्केड्यूल से सवाल देखने को मिले थे। आर्टिकल से तो देखो आते ही आते हैं, लेकिन स्केड्यूल भी इंपॉर्टेंट हो चुका है ना, आपके सामने है। तो स्केड्यूल से आपको यहाँ पर क्या सवाल देखने को मिला कि ये बताओ कि यहाँ पर ये जो कौन सा स्केड्यूल है जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर जिसके अंदर ये प्रोविजंस दे रखे हैं इनके, कौन सा ऐसा है जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पर प्रोविजंस दे रखे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके सामने है पूरे के पूरे 12 स्केड्यूल्स हैं। पहले यहाँ पर यही स्केड्यूल्स 8 हुआ करते थे, फिर ये 12 स्केड्यूल्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 स्केड्यूल्स के अंदर से ये पहले नंबर पे ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर आखिर तक जाते जाते 12th पर आ रहा है। तो यहाँ पर 10th स्केड्यूल यहाँ पर जो है ना ये वाला, आप यहाँ पर देखो जो 10th स्केड्यूल है इसी के अंदर ही तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डिफेक्शन लिखा हुआ है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पर बात हो रही है। और ये भी देखो कि यहाँ पर ये किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये आया था? ये आया था यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। और साथ साथ अगर मान लो मैं बात करूँ यहाँ पे कि 10th स्केड्यूल है जो कि यहाँ पर बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो कि आपको यहाँ पर समझ आ गई। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो 8th स्केड्यूल है इसका बताओ कि यार ये किससे रिलेटेड है ना। तो 8th स्केड्यूल यहाँ पर किसको दिखाता है? वो दिखाता है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। किसको दिखाता है? यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दिखाता है ना। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर थी वो लगभग यहाँ पर 14 थी, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने बढ़ाकर कितनी कर दी? 22 कर दी। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है 8th यहाँ पर ये इसी को ही दिखाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। अब यहाँ पर अगला देखो, अगला है यहाँ पर 11th स्केड्यूल। 11th स्केड्यूल भी यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो 11th यहाँ पर कौन सा है? पंचायत के रिगार्डिंग है ना। और यहाँ पर देख सकते हो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये किसके रिगार्डिंग है? ये यहाँ पर है पंचायत के रिगार्डिंग। ठीक है,
और उसी के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें 9 शेड्यूल है यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकता है शेड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। दूसरे के अंदर हो जाएगा यहाँ पर एम्यूलमेंट्स और सैलरीज, ठीक है। और उसी की तरह अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अफर्मेशंस एंड ओथ हो जाएगा यहाँ पर थर्ड शेड्यूल के अंदर। फोर्थ के अंदर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा की यहाँ पर जो सीट एलोकेशन है उसके बारे में। और जो फिफ्थ है वो यहाँ पर हो जाएगा स्केड्यूल्ड एरियाज के ऊपर, है ना। सिक्स्थ हो जाएगा यहाँ पर बाकी के ट्राइबल एरियाज के ऊपर। फिर यहाँ पर हो जाएगा फेडरल लिस्ट, जैसे होती है यहाँ पर यूनियन लिस्ट, है ना, इसके अंदर आ जाती है यहाँ पर यूनियन लिस्ट। फिर आ जाती है यहाँ पर स्टेट लिस्ट। फिर आ जाती है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पर फेडरल लिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर 8th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 9th के अंदर लैंड रिफॉर्म है। 10th के अंदर यहाँ पर डिफेक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को मिल जाता है यहाँ पर 11th और 12th, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर 12 शेड्यूल है, पहले यहाँ पर 8 हुआ करते थे। और इनको यहाँ पर याद रखने का एक तरीका है, शेड्यूल्स को याद करने की यहाँ पर एक ट्रिक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद रखनी है। अगर मान लो आपको जैसे शेड्यूल दिख जाए तो आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। अब यहाँ पर इनका जो पहला यहाँ पर जो अल्फाबेट है ना, उससे आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि यार ये टी है तो यहाँ पर टी से टेरिटरी शुरू हो रहा है, ई है तो यहाँ पर एम्यूलमेंट्स यहाँ पर शुरू हो रहा है, ए है तो यहाँ पर अफर्मेशन शुरू हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल जो है वो यहाँ पर बायोलॉजी से यहाँ पर पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि आप साइंटिफिक टर्म बताओ, किसका? वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? साइंटिफिक टर्म बताना है। वाइट ब्लड सेल्स को हम यहाँ पर साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स। और अगर मान लो मैं ये बात करूं कि ल्यूकोसाइट्स तो हम यहाँ पर इन वाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पर बोलते हैं, है ना। और अगर मान लो ये किस काम आते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली काम आते हैं टू फाइट इन्फेक्शंस। किस काम आते हैं? ये इन्फेक्शंस को फाइट करने में काम आते हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर ये क्या करेंगे, अगर मान लो ये इन्फेक्शंस को फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पर ये बूस्टअप भी तो करेंगे, है ना, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, है ना। और अगर मान लो मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या है? ये बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है रेड ब्लड सेल्स का। क्या है? रेड ब्लड सेल्स का। अगर मान लो ये लोग पूछ लें कि बताओ साइंटिफिक टर्म क्या है ना, आरबीसीज का, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? तो आप यहाँ पर लगाओगे एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और अगर मान लो मैं ये बात पूछूं कि आरबीसी यहाँ पर करते क्या है ना, आरबीसी क्या करते हैं? ये बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, है ना। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर दूसरा टर्म ही है यहाँ पर प्लेटलेट्स का। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना प्लेटलेट्स, इसका यहाँ पर दूसरा एक तरीके से मानकर चलो कि टर्म ही है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स यहाँ पर क्या करती है ना। प्लेटलेट्स आपने यहाँ पर सुना होगा कि जैसे हमें डेंगू हो जाता है तो हम यहाँ पर ये कहते हैं अरे इसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वार्निंग साइन होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर प्लेटलेट्स पूरे ही गिर जाते हैं तो फाइनली यहाँ पर ऑर्गन फेलियर और फिर यहाँ पर डेथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर बेसिकली किसके अंदर काम में आते हैं, है ना। तो ये किस में हेल्प करते हैं बेसिकली, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये करते हैं यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। पूछ ले तो आपको यहाँ पर ये लगाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है इसके रिगार्डिंग। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो कि गवर्न करता है प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज के मोशन को, कि वो कैसे यहाँ पर चलती हैं, है ना। तो यहाँ पर उसको नियंत्रित कौन सा फोर्स करता है? तो वो यहाँ पर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ईजी है। न्यूक्लियर फोर्स आपको पता होगा, ये बेसिकली यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर होल्ड करने में यहाँ पर काम में आता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। और उसी तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से एटम के यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फोर्स का आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी यहाँ पर प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज को यहाँ पर होल्ड करने में या उनको गवर्न करने के लिए उनके मोशन को काम में नहीं आता है। अब यहाँ पर अगला सवाल देखो, इकोनॉमिक्स का ही सवाल है। और अभी हमने यहाँ पर देखा था कि लॉस के ऊपर सवाल आए थे, यहाँ पर आप देखो फिर से लॉस के ऊपर सवाल आए हैं, है ना। तो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर इन लोगों ने लॉस यहाँ पर बेसिकली वही पूछे हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर एक लॉ पूछा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको यहाँ पर ईजिली समझ आए। तो देखो यहाँ पर एक पिज्ज़ा है आपके सामने,
जिसका मान लो आपने ये जो स्लाइस है ये आपने लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर जो इसका स्लाइस है वो आपने लिया, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर इसका फर्स्ट स्लाइस कंज्यूम किया ना, आपने यहाँ पर जब इसका फर्स्ट स्लाइस कंज्यूम किया तो आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर सेकंड स्लाइस कंज्यूम किया, है ना, फिर आपने यहाँ पर थर्ड किया, ऐसे करते करते आपका यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका पेट भरता जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ऐसे करते करते जैसे आप यहाँ पर 7 स्लाइस पर आओगे तो आपको यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर ऊपर जो आपको फर्स्ट स्लाइस के टाइम पे मिला था उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो अगर मान लो बढ़ता है, कंजम्पशन अगर बढ़ता है, मान लो हम यहाँ पर किसी चीज़ को ज़्यादा खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमें यहाँ पर हर एक एडिशनल यूनिट जो हम यहाँ पर उसको कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर गिरता चला जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, एन इकोनॉमिक लॉ दैट स्टेट्स दैट ऑल एज बीइंग इक्वल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे हम यहाँ पर पिज्ज़ा खा रहे थे तो हम यहाँ पर उसको कंज्यूम ही तो कर रहे थे, जैसे पहला स्लाइस खाया, फिर यहाँ पर दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारा, है ना। द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पर उसको खाते जाओगे, 7वें स्लाइस तक पहुंचोगे तो आपको यहाँ पर जो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना वो कम होता चला जाएगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यही पूछा गया है दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जैसे यहाँ पर हमने पिज्ज़ा का एग्जांपल लिया कि वो पिज्ज़ा को कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जो उसके थ्रू ड्राइव होगी वो यहाँ पर हर एक एडिशनल यूनिट के साथ यहाँ पर गिरती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि ये पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर रिवर से सवाल कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि यहाँ पर डेल्टा को फॉर्म करती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर एक सवाल आया है आप लोगों का। अब इसका यहाँ पर सही जवाब दे रखा है गोदावरी। अब देखो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, है ना। बेसिकली हमें यहाँ पर देखो क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे नर्मदा है हमारे सामने, उसी की तरह यहाँ पर तापी है और उसी की तरह यहाँ पर माही है। तो हमें यहाँ पर ये जो तीनों यहाँ पर ये जो नदियाँ दिख रही हैं, तो ये तीनों की तीनों यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, ये यहाँ पर वेस्टवर्ड ये फ्लो करती हैं, ठीक है। आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी। साथ साथ यहाँ पर क्या है कि अगर ये वेस्ट में फ्लो कर रही है तो यहाँ पर ये कहाँ पर जाकर ये फ्लो कर जाएंगी। मतलब आप एक बात बताओ, ये कहाँ पर जाएंगी? ये क्या बे ऑफ बंगाल में जाएंगी? नहीं, क्योंकि ये वेस्ट में जा रही हैं। तो ये कहाँ पर जाएंगी? ये जाएंगी यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर, तीनों की तीनों, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि अगर मान लो ये तीनों की तीनों यहाँ पर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है और यहाँ पर ये तीनों की तीनों यहाँ पर अरेबियन सी में जाने वाली है, और अगर मान लो मैं यहाँ पर ये पूछूं गोदावरी जो है, जो कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो इंडिया के अंदर, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर मार्क्ड है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम जूम इन कर देखें तो ये वाला यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर गोदावरी आपको दिख रही है, ठीक है। तो गोदावरी यहाँ पर बेसिकली क्या हुई? गोदावरी हुई यहाँ पर ईस्टवर्ड फ्लोइंग, ठीक है। ये तीनों की तीनों अगर वेस्टवर्ड फ्लोइंग थी तो यहाँ पर गोदावरी क्या हुई? गोदावरी हुई यहाँ पर ईस्टवर्ड फ्लोइंग, है ना। तो ये यहाँ पर कहाँ पर गिरेगी, है ना, ये कहाँ पर फ्लो होगी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा आप यहाँ पर समझ जाओगे, ये होगी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी क्लियर हुई। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, है ना, तो हमें यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बोल रहा है सवाल के अंदर कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ईस्ट के अंदर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलोंग में यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि यार ये सारी तो वेस्टवर्ड है ना। एक बात तो आपको ये वाली समझ आ गई, तो आप यहाँ पर गोदावरी लगा दोगे, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि डेल्टा की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या ये तीनों रिवर या क्या डेल्टा बनाती हैं? ये भी एक सवाल है ना। तो देखो डेल्टा और एस्ट्यूरी में यहाँ पर फर्क क्या होता है, क्योंकि ये जो तीनों की तीनों यहाँ पर जो नदियां हैं ना, ये यहाँ पर एस्ट्यूरी बनाती हैं, यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, माही की बात करें, तापी की बात करें या नर्मदा की बात करें, तो यहाँ पर ये क्या बनाती है? ये बनाती है यहाँ पर एस्ट्यूरी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर साथ साथ पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, डेल्टा के अंदर क्या फ़र्क है और एस्चुअरी में क्या फ़र्क है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जैसे यहाँ पर ये रिवर्स से आता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर आ रहा है, ठीक है, बहता हुआ आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद ये जो सी है ना, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, इसके साथ यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो है ये मिल जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम एस्चुरी। क्या बोलते हैं हम? एस्चुरी। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जैसे ये यहाँ पर नदी यहाँ पर बहती हुई आ रही है और उसके बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर एक इस तरीके का आपको यहाँ पर फैन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है डेल्टा का एग्जाम्पल और ये हो जाता है यहाँ पर एस्चुरी का एग्जाम्पल, ठीक है। ये फर्क है। अब देखो यहाँ पर ये जो डेल्टा है ना, तो वो यहाँ पर ये बनाती है गोदावरी और ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ चुका है। अब एक बात यहाँ पर ये भी होती है कि जो डेल्टा होते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो जो एस्चुरी है ना, वो यहाँ पर इतना फर्टाइल लैंड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करती है। ये भी आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछी जा सकती है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बात यहाँ पर समझो कि अगर मान लो यहाँ पर ये जो तीनों की तीनों यहाँ पर जो नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं यहाँ पर एस्चुरी। और अगर हम यहाँ पर बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी यहाँ पर क्या बनाती है? ये बनाती है यहाँ पर डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखता है ना, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इस तरीके का आपको दिख रहा है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर कौन सा गाना यहाँ पर गाया जाता है किस जगह पर, और वो यहाँ पर क्या एग्जैक्टली मीन करता है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको उसी तरीके से मैच द फॉलोइंग ही देखना था। तो यहाँ पर पहला है यहाँ पर सोहर। अगर हम सोहर को देखें तो ये यहाँ पर गाया जाता है जब यहाँ पर किसी का जन्म होता है, ठीक है। जी, यहाँ पर बर्थ सेलिब्रेशन के टाइम पर ये गाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो फेमस है वो यहाँ पर बिहार और यूपी की साइड पर है, ठीक है। ये वाली बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम अगला अगर हम देखें यहाँ पर चक्री, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर बेसिकली कश्मीर के अंदर यहाँ पर थोड़ा फेमस है, ठीक है। और इसको यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर गाया जाता है? रबाब, सारंगी और तुम्बाक नरी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यार ये कहाँ पर फेमस है, तो ये फेमस है कश्मीर के अंदर। अब साथ साथ यहाँ पर देखो तीसरा है यहाँ पर लमन। अगर मैं यहाँ पर लमन को देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आप यहाँ पर इसका जवाब भी देख सकते हो। इसका जवाब है यहाँ पर कि ये गाया जाता है ना, एक तरीके से यहाँ पर हिल टॉप के ऊपर और यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर गाया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लड़की और लड़के यहाँ पर दोनों गाते हैं और ये यहाँ पर एको होता है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर कहाँ पर गाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फेमस है ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कुल्लू वैली है ना, ये वहां पर उस जगह पर फेमस है, कुल्लू वैली, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एको लव सॉन्ग संग बाय गर्ल्स एंड बॉयज ऑन हिल टॉप्स, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, काफी लोगों को याद रह जाएगा। और अब यहाँ पर देखो अगला है यहाँ पर कजरी। कजरी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली औरतों के द्वारा द्वारा यहाँ पर गाया जाता है ना, रेनी सीजन के टाइम पर, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर किसके द्वारा गाया जाता है? गाया जाता है यहाँ पर औरतों के द्वारा। और बेसिकली यहाँ पर ये किस जगह पर पॉपुलर है? तो यहाँ पर इसका भी अगर हम जनरली बात करें तो यूपी बिहार के अंदर ये पॉपुलर है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें सोहर की तो यहाँ पर ये भी था, और यहाँ पर कजरी की बात करें तो ये भी है ना, यूपी बिहार के अंदर ही पॉपुलर दोनों के दोनों। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं जो कि पूछा गया है यहाँ पर रिवर्स के ऊपर। तो रिवर्स के अंदर इन लोगों ने क्या पूछा है कि ये बताओ कि कौन सी रिवर ऐसी है जो कि ओरिजिनेट नहीं होती है ना, कहाँ पर? पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर। कौन सी ऐसी रिवर है? तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा पहले से। और बेसिकली यहाँ पर ये हिमालयाज़ की यहाँ पर जो साइड है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू से यहाँ पर नहीं निकलती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा गंगा। और अगर हम यहाँ पर देखें बाकी ऑप्शंस को, जैसे अगर हम यहाँ पर गोदावरी को देखते हैं तो गोदावरी को यहाँ पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पर? गैंग्स ऑफ द साउथ, है ना। बोला जाता है या नहीं बोला जाता? और अगर हम यहाँ पर देखें जो गोदावरी है वो यहाँ पर बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू से ही यहाँ पर निकलती है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ना, बेसिकली यहाँ पर वही रीजन आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है ना, गोदावरी का, तो वो भी आपको यहाँ पर पता भी होगा काफ़ी लोगों को कि यहाँ पर ये त्रिम्बकेश्वर पे है इसका ओरिजिन। और ये कहाँ पर है? ये है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर,
ठीक है। अब देखो, आपको ये यहाँ पर मैप के अंदर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो गोदावरी है वो यहाँ पर कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, है ना। तो ये क्या हो गई, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, है ना। क्या हो गई, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, क्योंकि आपको ये दिख रहा है मैप के अंदर कि ये कहाँ पर जाकर गिर रही है, यहाँ पर गिर रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ बाकियों की, तो बाकियों का भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हिसाब है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जाकर फ्लो हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें कृष्णा को, तो यहाँ पर देखो कृष्णा के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है, बेसिकली मैप के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर जाकर ये जा रही है। तो बेसिकली ये भी यहाँ पर क्या हुई, ये भी हुई यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर ओरिजिनेट यहाँ पर कहाँ से होती है ना, तो उसको भी यहाँ पर समझो। कृष्णा जो नदी है वो यहाँ पर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, है ना। महाबलेश्वर यहाँ पर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लेंगे क्योंकि वो लोग ओरिजिन पूछ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी दूसरे सवालों के अंदर इसी तरीके से यहाँ पर ओरिजिन जो है वो यहाँ पर आए भी हैं। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें साथ साथ, तो देखो यहाँ पर ये तो पता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो यहाँ पर कहाँ पर गिरेगी जाकर, ये जाकर गिरेगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें अगली रिवर जो कि यहाँ पर कावेरी, है ना। तो कावेरी को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ पर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है। आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हो, है ना, आपको दिख रहा होगा क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही जाएगी, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें साथ साथ, क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछ लेंगे क्योंकि ये ओरिजिनेशन आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तल कावेरी से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर है बेसिकली। अगर हम यहाँ पर इसको देखें, है ना, और फिर अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो वेस्टर्न घाट मतलब यहाँ पर थोड़ा पेनिनसुलर प्लेटू की साइड के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें गंगा, तो गंगा यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। तो बेसिकली यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सॉरी उत्तराखंड और यहाँ पर एक तरीके से हिमालयास की यहाँ पर बात हो रही है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर, और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के ऊपर। तो ये बहुत ही यहाँ पर छोटी सी कहानी है, इसको यहाँ पर समझ लो तो आप यहाँ पर कभी भी गलती नहीं कर कर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर ऐसे कौन से राजपूत रूलर थे जिन्होंने यहाँ पर मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हराया था, ठीक है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो वो थे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। आप यहाँ पर देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, है ना, उसके अंदर तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर विनर थे, ठीक है। यहाँ पर ये जीत गए थे इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और ये यहाँ पर कब हुआ था, 1191 के अंदर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, 1191 के अंदर हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर इनको जाने दिया, ठीक है, मोहम्मद गौरी को। अगर ये ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है वो यहाँ पर कभी छिड़ता ही नहीं, है ना। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी यहाँ पर छिड़ा, है ना, जो यहाँ पर जस्ट इसके अगले साल हुआ था। कब हुआ था, जस्ट इसके अगले साल हुआ था, है ना, 1192 के अंदर। और उसके अंदर यहाँ पर कौन जीता, उसके अंदर यहाँ पर जीता मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी वॉज द विनर इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीते थे। तो यहाँ पर यही हमने गलती करी थी कि हमने यहाँ पर इन्हें जाने दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद सीज्ड भटिंडा, उन्होंने इस भटिंडा को यहाँ पर सीज कर लिया था पृथ्वीराज चौहान से। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसी वजह से यहाँ पर क्लैश हुआ और गौरी ने यहाँ पर डिफीट फेस करी और यहाँ पर इंजरीज भी यहाँ पर होने हुई। और उसके बाद ये लोग फिर यहाँ पर अगले साल वापस आए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो अगले साल वापस आने के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गए, है ना, पृथ्वीराज चौहान से। उन्हें उनको जाने नहीं देना चाहिए था शुरू के अंदर ही, पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी को। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर एज अ वायसराय ये रखकर चले गए मोहम्मद गौरी। और उसी की वजह से यहाँ पर फिर स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी। अब अगला सवाल देखो यहाँ पर हिस्ट्री से ही आया है और इसके अंदर क्या पूछा गया है आप लोगों से
यहाँ पर पूछा गया कि ऐसे कौन से यहाँ पर मुगल एम्परर थे जिन्होंने यहाँ पर डेक्कन कैंपेन यहाँ पर इशू किया था, जिसके अंदर ये मराठास के खिलाफ लड़ रहे थे और इन्होंने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट टाइम बिताया था डेक्कन रीजन के अंदर मराठास के खिलाफ, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर ये कौन थे, औरंगजेब थे। अगर आपने छावा मूवी यहाँ पर देखी है उसके अंदर भी आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर औरंगजेब यहाँ पर आपको दिख रहे थे और वो मराठास के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रगल मेनली चल रहा था, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बाकी के कौन से हैं, अगर हम यहाँ पर देखें शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ के बारे में अगर हम यहाँ पर देखो शुरू से यहाँ पर देखें तो इनका यहाँ पर मेनली फोकस किसके ऊपर था, आर्किटेक्चर के ऊपर था। यहाँ पर किसके ऊपर लगे रहते थे, आर्किटेक्चर के ऊपर इनका मेजर फोकस था। जैसे हमें सबको पता है कि इन्होंने ताजमहल यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर रेड फोर्ट भी बनवाया था, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें औरंगजेब को, तो औरंगजेब का यहाँ पर जो मेजर फोकस था वो यहाँ पर कहाँ पर था, वो यहाँ पर बेसिकली इसी चीज़ों के अंदर ही था जो आपने यहाँ पर सवाल के अंदर पढ़ा, मराठास के खिलाफ, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर लगभग 25 साल यहाँ पर बिताए हैं, है ना, इन डेक्कन रीजन, इसी चीज़ों के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनकी यहाँ पर मौत कब हुई, इनकी यहाँ पर फिर मौत हो गई थी लगभग यहाँ पर 1707 के अंदर, है ना, डाइट। और अगर हम यहाँ पर देखें जहांगीर, तो जहांगीर यहाँ पर क्या करते थे, जहांगीर का यहाँ पर जो मेजर इंटरेस्ट था, जैसे शाहजहाँ का यहाँ पर आर्किटेक्चर्स के अंदर था, औरंगजेब का यहाँ पर मराठास के खिलाफ था, जहांगीर का यहाँ पर जो मेजर इंटरेस्ट यहाँ पर जो बहुत जो शौकीन थे वो थे यहाँ पर आर्ट और कल्चर के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पर सुना भी होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें अकबर का, तो अकबर यहाँ पर बेसिकली क्या करते थे, वो यहाँ पर एम्पायर को एक्सपेंड करने के अंदर इनकी यहाँ पर मेजर भूमिका थी, एक्सपेंडेड द एम्पायर, ठीक है। और यहाँ पर कैसे एक्सपेंड किया था इन्होंने, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर गुजरात, बंगाल, है ना, और कुछ पार्ट थे यहाँ पर डेक्कन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन सब का है जो मेजर इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर कहाँ पर इनका ज़्यादा यहाँ पर मन लगता था, ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, तो उसके हिसाब से। अब अगला सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से यहाँ पर फिर से है, जिसके अंदर यहाँ पर बात करी गई है मौर्यन एम्पायर के फाउंडर की। यहाँ पर फाउंडर कौन है यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के, और यहाँ पर इजी सा सवाल है काफ़ी, चंद्रगुप्त मौर्य है। पता है कि यहाँ पर इन्होंने किनको हरा कर किया था, धनानंद को यहाँ पर इन्होंने हराया था। और धनानंद यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर किस डायनेस्टी से थे, नंदा डायनेस्टी से थे, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर धनानंद को हराकर यहाँ पर खुद मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो इनके यहाँ पर सुपुत्र थे जिनका यहाँ पर नाम था बिंदुसार, है ना। वो यहाँ पर इनके कौन थे, वो इनके थे यहाँ पर सन, ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदुसार थे उनके फिर यहाँ पर जो बेटे थे अशोक, फिर वो यहाँ पर बने राजा, है ना, बिंदुसार के बाद। तो यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए। अब देखो अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों से काफ़ी आसान सा पूछा गया था। अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे कि यहाँ पर व्हाट इज़ द टर्म फॉर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर उस टर्म को क्या बोला जाता है जब यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं टू एग्रीकल्चर से लेकर यहाँ पर इंडस्ट्री और सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर यहाँ सर्विसेज में जाते हैं, तो उस टर्म को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, या इकोनॉमिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका तो यही सही जवाब है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। क्यों है ये सही जवाब, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, ठीक है। क्या होती है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं या सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, नहीं। वो बेसिकली यहाँ पर वर्कर्स की शिफ्टिंग की बात नहीं करता है डायरेक्टली, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर हम यहाँ पर देखें अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पर ये टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ की बात करता है। किसकी बात करता है यहाँ पर, ये ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। और अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कोई प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, मान लो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया हमारा प्राइमरी, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो सीधा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि होता है क्या, जो कि होता है एक तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर। और यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर होता है जिसके बारे में आपको पता भी होगा, वो होता है यहाँ पर सर्विसेज, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया ये टर्शरी। तो इस तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग को यहाँ पर बोला जाता है, जैसे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पर थोड़ा डाइवर्स करो ऑक्यूपेशन को। और आप यहाँ पर देखो अगला है यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉडर टर्म है। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक पूरा ट्रांजिशन देखने को मिला है ना। तो वो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली वर्कर्स के शिफ्टिंग की बात नहीं करता है, ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना। तो ये थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग हो जाता है ना, इस वजह से ये पर्टिकुलरली इसकी बात नहीं करता है। तो आप यहाँ पर इसको इजीली लगा सकते थे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन को। अब अगर आप हमारे साथ यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो, ये सारे के सारे वो सवाल थे जो कि अभी एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछे गए थे, उन्हीं को ही हमने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से यहाँ पर देखा है कि आगे चल के यहाँ पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं। लेकिन इन्हीं टॉपिक को अगर आप पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पर देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपको एक तो यहाँ पर एडिक्विटी के पैटर्न के ऊपर यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, है ना, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, जो भी यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लगभग आपके पास अभी 2 महीने का यहाँ पर समय पहले था। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सीजीएल की यहाँ पर जो डेट्स है वो यहाँ पर आ चुकी है ना। और अभी हम यहाँ पर जानते हैं कि अक्टूबर के अंदर आपके यहाँ पर जो पेपर है वो होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। एक तो आपको देखो यहाँ पर इसके अंदर लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी यहाँ पर दी जाती हैं, जिसका आप आराम से यहाँ पर प्रिंट निकाल कर आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। और वो वही होती हैं जो कि लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें साथ साथ तो आपको यहाँ पर क्विजेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं हर एक टॉपिक की, ठीक है। हर एक टॉपिक की आपको यहाँ पर क्विजेस देखने को मिलती हैं, और वो भी यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्विजेस देखने को मिल रही हैं आपको, है ना, ताकि आपका यहाँ पर जो नया पैटर्न है एडुकेटी का, आप उसके अंदर कहीं पर भी गलती ना करके आओ, ठीक है। आपको पता हो कि यार किस तरीके के यहाँ पर सवाल आते हैं, तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्विजेस यहाँ पर निकालते हैं। इतना ही नहीं है, आपको यहाँ पर 1-on-1 व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है ना। जो भी आपकी यहाँ पर क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो ओवर व्हाट्सएप, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है ना। और अगर मान लो आपको कोई भी यहाँ पर अपडेट है, जो भी यहाँ पर कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है, तो उसके यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर हम आपको यहाँ पर अपडेट दे देते हैं ओवर व्हाट्सएप, है ना। तो आप यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर सही से यहाँ पर फिल आउट करना। और अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर ये एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू रखें, तो हम यहाँ पर ये आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर से कमेंट कर कर बताना, जितना यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखेंगे। और बेसिकली यहाँ पर अभी हम स्टेनो के लिए कवर कर रहे हैं जो अभी यहाँ पर आंसर की आई है। जैसे यहाँ पर सीजीएल का यहाँ पर एग्जाम होगा जिसकी यहाँ पर डेट आ चुकी है, तो उसके बाद हम यहाँ पर सीजीएल को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे आपके साथ। फिर यहाँ पर सीएचएसएल को भी देखेंगे, और फिर यहाँ पर आखिरी में आएगी एमटीएस की बारी, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम यहाँ पर अभी तक तो आखिरी के अंदर ही स्केड्यूल हो रहा था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम इस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लाते रहें, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से यहाँ पर लाइक करना, और यहाँ पर हाइप का बटन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दबा देना हमारे लिए, ताकि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा ही यहाँ पर कंटेंट लाते रहें। हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है पूरे के पूरे यहाँ पर एनालिसिस हैं वो यहाँ पर लाते रहेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना, काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए थे। इस वजह से हम यहाँ पर ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और ज़रूर से यहाँ पर हर वीडियो के अंदर बताते रहना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और चाहिए। इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोज़ चाहिए तो ज़रूर से बताना, उसके ऊपर भी ले आएंगे। लेकिन अभी तक हम मेन फोकस जीके के ऊपर ही कर रहे हैं।